ओह माय गॉड! मतलब मैं सही बताऊँ, इ इन दिनों जितना मैं परेशान हुआ ना बिज़नेस को लेके, 2 मिनट के लिए तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि क्या रखा इन सब चीज़ों में, उससे बढ़िया है कि इंसान जाके जॉब कर ले। इतने नाटक, इतने पचड़े, मतलब बिज़नेस सेटअप करना ही शुरू में इतना टफ़ है कि 2 मिनट लिए सीरियसली में आपको ऐसा लगेगा, फीलिंग आएगी कि कहाँ फँस गया हूँ। एक तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये है कि अगर आपके आजू-बाजू, आपके सराउंडिंग में अगर किसी ने बिज़नेस नहीं किया है, ठीक है? तो वो आपके लिए कहीं से भी रिलेटेबल नहीं है। मतलब कि वो आपकी किसी भी चीज़ में हेल्प नहीं कर सकता, आप उनसे कोई बात शेयर नहीं कर सकते। एक्चुअली बिकॉज़ उन्हें पता ही नहीं है कि क्या आप कैसे उसका आंसर निकाल सकते हो या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये सब चीज़ें। तो लिटरली बता रहा हूँ, बहुत परेशान हुआ हूँ इन दिनों। बिज़नेस ही तो सेटअप करना है। हो गया सेटअप। तो क्या इतना आसान है क्या कि बस एक बोर्ड लगाया या एक होर्डिंग बोर्ड लगाया और आपका बिज़नेस चलना स्टार्ट हो गया? तो कह सकते हैं इतना आसान है भी और कह सकते हैं कि इतना आसान नहीं भी है। किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है? वो चाहिए हमें उसका नाम। तो कोई भी एक नाम ले लीजिए। अभी के इस केस में मैं एक नाम लेता हूँ जिसका नाम है आर्किटेक्चर ओपिनियन। यही हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है और यही हमारे बिज़नेस का नाम है। ये मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है? तो एक नाम आपको डिसाइड करना है कि आपको किस नेम से स्टार्ट करना है अपने बिज़नेस को। ये आपका हो गया नाम। अब कहने को बहुत सिंपल सा फंडा बताता हूँ। अगर आप 25 लाख से कम, 20 लाख से कम अर्न करते हैं या आपका बिज़नेस अभी न्यू फ़ेज़ में है, आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना है। आप ऑन एंड गो स्टार्ट कर सकते हैं अपने घर से, किसी भी शॉप से, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका 20 लाख से कम में है। लेकिन अगर हम किसी भी बिज़नेस को लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं सोच के चल रहे कि हमने बस एक स्टार्ट किया। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, मुझे बस एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, तो बस स्टार्ट कर लिया देखने के लिए, अपना लक आज़माने के लिए कि चल जाऊँगा कि नहीं चल जाऊँगा। ठीक है? अगर वैसे करना है तो ठीक है। अगर आपको अभी अपने बिज़नेस के बारे में नहीं पता, आपको नहीं पता बिज़नेस चलेगा कि नहीं चलेगा, आप अभी फ्रेशर्स हैं या आपने अभी अपना बिज़नेस डाला है और आपको नहीं पता कि लॉन्ग रन में क्या होने वाला है, तब तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। एक होर्डिंग लगाइए और स्टार्ट कर लीजिए, कोई इसमें इश्यू नहीं होने वाला। होर्डिंग नहीं भी लगाएँगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है? 20 लाख से अगर आपकी रिवेन्यू साल की कम है, तो आपको ये सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पछड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया आसान वाला हिस्सा जो मैंने आपको बता दिया, सिक्के का पहला हिस्सा, ठीक है? सिक्के का पहला पहलू। अब बात करते हैं दूसरे पहलू की। अब यहाँ से मेन गेम स्टार्ट होता है कि अगर मान लीजिए मुझे ये लगता है कि मैं अपने बिज़नेस को बहुत आगे लेके जाऊँगा और मैं अपने इस बिज़नेस को बहुत सीरियसली कर रहा हूँ। तब होना तो ये चाहिए कि अगर मैं आज से कर रहा हूँ तो आज से मेरी काउंटिंग स्टार्ट हो जाए। आज से मेरी काउंटिंग स्टार्ट हो जाए मतलब मेरे बिज़नेस जो है वो आज से स्टार्ट हो जाए और काउंटिंग हो जाए गवर्नमेंट की नज़र में कि भाई मेरा बिज़नेस आज से किसी चीज़ में रजिस्टर्ड है और 1-2 साल बाद जो है वो 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, उस तरीके से। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जनरली एक सबसे ईज़ी जो आजकल तरीका है वो है कि आप अपने आप को एमएसएमई में रजिस्टर्ड करवा लीजिए। एमएसएमई में क्या होता है, ये बेसिकली एक स्मॉल बिज़नेस को जो है वो सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बनाया है। तो इसमें क्या होता है, इसका आप सर्टिफ़िकेट ₹0 में आप ले सकते हैं। इससे सबसे पहले तो आपका एक बिज़नेस जो है वो कब एक प्रूफ हो गया कि आपका बिज़नेस इस तारीख को रजिस्टर्ड हुआ था, तब से आपका बिज़नेस चलता हुआ आ रहा है। जैसे कि अगर मैं मेरी बात करूँ, 2020 में मैंने ये आर्किटेक्चर ओपिनियन का चैनल स्टार्ट किया था और जो मैंने रजिस्टर्ड है एमएसएमई का, क्योंकि मुझे उस टाइम पर नॉलेज थी नहीं, ना मुझे पता था कि मैं कभी इस चैनल को इतनी तरीके से आगे ले जाने वाला हूँ। तो मैंने 2024 में इसको रजिस्टर करवाया एमएसएमई से, जो कि ₹0 में होने वाला था, जो कि मैं तब करवा सकता था, लेकिन अब करवाया है। तो अब गवर्नमेंट की नज़र में मेरा बिज़नेस 2024 का है, ना कि 2020 का। तो मतलब अगर मुझे कल को कोई भी फैसिलिटीज़ चाहिए, जस्ट टेक एन एग्जांपल कि मुझे बिज़नेस लोन चाहिए और एग्जांपल कि मुझे कहीं पर कोई चीज़ है और अपनी बिज़नेस की ऑथेंटिसिटी दिखाने की हम 4 साल से मार्केट में बने हुए हैं, हम वो चीज़ नहीं प्रूव कर सकते। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं था, डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी गवर्नमेंट की। तो एमएसएमई आप आज से करवा लेंगे, ₹0 में होती है। एक इलेक्ट्रिसिटी बिल लगता है आपका, एक एड्रेस प्रूफ लगता है और आपका बन जाता है। सेविंग अकाउंट है अगर आपके बैंक में तो वो जोड़ लीजिए और आपका एमएसएमई ₹0 में बन जाएगा। कोई भी ट्यूटोरियल देखिए, उससे खुद से भी कर सकते हैं या किसी से करवा लीजिए, कोई इशू नहीं है। ₹100 लेगा आपसे, 100-200 रुपये नोटरी का जो भी शॉप होगी आप वहाँ से करवा सकते हैं। तो 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी। एक बता दिया कि अगर आपको कुछ नहीं करना, बिज़नेस स्टार्ट कर दीजिए, 20 लाख से रिवेन्यू कम है तो बस स्टार्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है, अगर आप लॉन्ग रन के लिए देख रहे हैं, ज़्यादा पचड़ों में नहीं फँसना, ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी, तो सिंपल है एमएसएमई का करवा लीजिए ताकि गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ आपको मिलती रहें। मान लीजिए अगर आपको लोन लेना है तो आपको
रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल जाए। लोन जो है जैसे जनरली मान लीजिए 7%, 8%, 9% मिलता है। अगर आप एमएसएमई दिखाएंगे कि मेरे पास एमएसएमई का सर्टिफिकेट है जो कि 0 रुपये में बनता है, तो आपको वहाँ पर डायरेक्ट 3% या 4% का भी लोन देखने को मिल सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो 3 या 4% का देखने को मिल जाएगा, सिर्फ 3 या 4%। बहुत से केस में ऐसा होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 से 2% भी चला जाता है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में होता है लेकिन चला जाता है। तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है तो आप इसको ज़रूर से लीजिए। इससे आपका नेचर ऑफ बिजनेस और बिजनेस प्रूफ भी पता रहेगा कितने लंबे टाइम से आपका बिजनेस चलता हुआ आ रहा है। काश मेरे पास होता तो मैं आज 4 साल कहता, मेरा 4 साल पुराना बिजनेस है। वैसे है तो, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में नया ही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं मेन रियल गेम की। जब यहाँ पर आता है कि हमें डे 1 से ही सारे डॉक्यूमेंटेशंस रखने हैं, आइदर डे 1 से सारे डॉक्यूमेंटेशन, या फिर हमें जो है वो प्रॉपर तरीके से रन करना है, या फिर आपकी पहले साल की रिवेन्यू ही आपको पता है कि आप 20 लाख से ज़्यादा कमाने वाले हैं। ये तीनों अगर कंडीशन है तब आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशन करनी है। जैसे मान लीजिए मैं और एक मेरा फ्रेंड है, हम दोनों एक स्टूडियो डालने का सोच रहे हैं, तो यहाँ पर पूरी डॉक्यूमेंटेशन कर लेंगे ताकि वो मुझे धोखा नहीं दे, मैं उसको धोखा नहीं दूँ। एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरा ये हो गया, मैं अगर अकेले भी चला रहा हूँ अपना बिजनेस, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ डे 1 से ही सारी डॉक्यूमेंटेशन करके रखता हूँ, बाद का कोई झंझट नहीं, मेरे को अभी करना है, वो दूसरा कंडीशन। या फिर तीसरा कंडीशन ये कि आप कोई प्राइवेट लिमिटेड बनाने वाले हैं, कोई बहुत बड़ी कंपनी, या फिर पहले ही दिन से या पहले ही साल से आप 20 लाख रुपए अर्न करने वाले हैं, आप एक बड़ा बिजनेस खोल रहे हैं, पहले ही साल से आप 20 लाख अर्न कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे। इन तीनों ही कंडीशन में आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर करते हैं एक एक करके स्टार्ट कि इन तीनों ही कंडीशन में मोस्टली करना पड़ता है। अब हम उस फेज़ में आ गए थे कि हमें ये करना पड़ा क्योंकि हमारा 20 लाख से ऊपर चला गया था रिवेन्यू, तो हमें ये करना पड़ा। तो मैं आपको बताया था कि किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले बिजनेस का आपके पास नाम होना चाहिए। दूसरा ओनरशिप। अब मान लीजिए कि मैं अकेला हूं, तो यहाँ पर बिजनेस के ना ओनरशिप्स आते हैं, अलग अलग लेवल होता है। जैसे होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा होता है पार्टनरशिप, तीसरा होता है एलएलपी, चौथा होता है प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो ये 4-5 कैटेगरीज होती हैं। तो आप किस में, अगर आप अकेले कर रहे हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसे कि मैंने लिया है सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो वो आप ले सकते हैं। अगर आप बिजनेस पार्टनर के साथ कर रहे हैं तो फिर पार्टनरशिप की तरफ जाइए, पार्टनरशिप वाला ओनरशिप जो है वो रजिस्टर करवा लीजिए अपने आप को। और फिर अगर आपको बड़ा बिजनेस खोलना है तो प्राइवेट लिमिटेड की तरफ चले जाइए, तो वो एक बड़ा हो जाता है, उसमें आपको शेयर होल्डर्स चाहिए होते हैं, है ना, तो वो डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड में ये सब चीज़ें चाहिए होती है, मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो वो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप पार्टनर हैं तो फिर पार्टनरशिप वाला चले जाइए या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। भले आप पार्टनर है लेकिन थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रख के सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ जाइए, क्योंकि पार्टनरशिप में टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है कंपैरेटिवली। सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपैरेटिवली जो है वो टैक्स रिजीम में भी आपको ज़्यादा बेनिफिट सोल प्रोप्राइटरशिप वाले को ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो अगर ट्रस्ट वर्दी है तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप दीजिए। अदरवाइज अगर बिजनेस में पार्टनर में खोल रहे हैं तो फिर पार्टनर वाला ले लीजिए ताकि बाद में कोई वाद विवाद नहीं हो। तो ओनरशिप आपने डिसाइड कर ली, नाम आपका डिसाइडेड है। मेरे केस में आर्किटेक्चर ओपिनियन नाम था, ओनरशिप मैंने डिसाइड कर ली, मैं सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ जाऊंगा। अब उसके बाद बात करते हैं तीसरा, वो ये डिसाइड करना है आपको नेचर ऑफ द बिजनेस। नेचर ऑफ द बिजनेस का मतलब है कि आप मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं या सर्विस देने वाले हैं, चाहे प्रोफेशनल सर्विस हो, चाहे कंसल्टेंसी हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, सर्विस दे रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, है ना। तो अब जाहिर सी बात है, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हम सर्विस की ही बात करेंगे, चाहे तो आप इंटीरियर डिज़ाइनर है, चाहे डिज़ाइनर है, चाहे फिर आप आर्किटेक्ट हैं, चाहे आप कोई एजुकेटर हैं, है ना। तो आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं अल्टीमेटली, चाहे आप कोई डॉक्टर होंगे, सीए होंगे, तो कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में आपको ऑफकोर्स सर्विस वाले की तरफ जाना है। तो आपका नेचर ऑफ द बिजनेस क्या हुआ, वो हुआ सर्विस का। तो आपको ये डिसाइड कर लेना है। ये सब क्यों डिसाइड करना होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें एमएसएमई जब आप करवाएंगे ना, तब आपको लिखना पड़ेगा ना आपका बिजनेस का नाम क्या है। या फिर आप जीएसटी भी करवा रहे होंगे तो आपको लिखना पड़ेगा ना आपके बिजनेस का नाम क्या है। ठीक है, नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है उसमें भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये भी लिखना पड़ेगा कि ओनरशिप क्या होने वाली है आपकी। तो ये सब चीज़ें डिसाइड करेंगे तभी तो वहाँ पे फॉर्म फिलअप करेंगे और ये सब लेंगे, राइट। लेकिन अब बात करते हैं प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर मेन सीन जो आता है, अगर आप 20 लाख से ऊपर का थ्रेश होल्ड जा रहा है, जो कि हमारा चला गया था, तो यहाँ पर आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। ठीक है, जीएसटी इज मैंडेटरी। 20 लाख से कम में आपको मैंडेटरी नहीं है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कहेगी, कोई फाइन नहीं लगेगा, कोई इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। लेकिन 20 लाख से ऊपर जाते ही आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, आपको पेनल्टी पड़ सकती है, वो सब आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। अब इसमें जीएसटी में क्या होता है, जीएसटी के कुछ कंडीशन सुनिए। मैं सबसे पहले जीएसटी के बारे में बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं जो है वो एक लैपटॉप लेने गया एक शोरूम में, 60,000 का वो लैपटॉप है। जब मैं उससे बिल मंगवाऊंगा तो वो मुझे 70,000 का बिल देगा,
अगर आप कभी भी नॉर्मली देखेंगे ना, तो उसमें 10,000 जो है ना वो टैक्स का जा रहा होगा, 10,000 या 4,000 या 5,000 जो है ना, अगर 70,000 का अमाउंट है, कोई भी चीज़ आप 70,000 का खरीद रहे हैं तो उसका 18% जो है ना वो आप टैक्स दे रहे होते हैं, ठीक है। तो टैक्स जो दे रहे होते हैं तो वो भी वही कलेक्ट कर लेता है, मतलब शोरूम वाला जो है मुझसे 70,000 रुपये लेगा, 60,000 उसके और 10,000 जो है वो टैक्स के चले जाएंगे। अब उसने क्योंकि जीएसटी ले रखा है तो वो क्या करेगा, वो गवर्नमेंट को, जो मेरे से उसने लिया है टैक्स 10,000 रुपये, वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो अल्टीमेटली ये होता है कि जब हम एक जीएसटी लेते हैं ना, तो हम एक बस मेडिएटर बनते हैं। हम कस्टमर से जीएसटी लेते हैं, मतलब कि टैक्स लेते हैं, 10,000 रुपये लेंगे, 60,000 रुपये लैपटॉप का और 10,000 रुपये टैक्स, 70,000 रुपये हम उससे टोटल लेंगे और 10,000 रुपये हम उसमें से जो है वो जो हमारा टैक्स का पैसा है वो हम गवर्नमेंट को दे देंगे। तो हम एज ए मेडिएटर वर्क करते हैं, हमें अपने जेब से नहीं देना पड़ता। ये चीज़ याद रखिएगा, हमें अपने जेब से नहीं देना पड़ता कोई भी टैक्स को। अरे शदाब यार, क्या तू भोली भोली एडवाइस दे रहा है लोगों को? हार्ले खरीदनी है नहीं खरीदनी? टैक्स टूक्स देख के क्या करेगा बच्चा, कैश में डील कर, कैश में। देखो, आप ऐसे किसी भी नेता आर्किटेक्ट की बातों में मत आ जाना, ठीक है। चुपचाप से वीडियो देखो और लीगल तरीका समझो कि किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से नहीं करते, नहीं तो बन लिया आप भी नेता आर्किटेक्ट, बस ज्ञान ही दोगे। अब जीएसटी में बात कर लेते हैं कि जीएसटी में करना क्या पड़ता है। देखिए, जीएसटी में आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा, पैन कार्ड आपको देना पड़ेगा। तो पैन कार्ड में एक नया गेम है। पैन कार्ड ये है कि आपको पैन कार्ड किस तरीके से चाहिए। आपको पैन कार्ड अपने नाम, पर्सनल जो पैन कार्ड हम सबका होता है ना 18 ईयर्स के बाद जो हम जो बनवा लेते हैं, वो पैन कार्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, और एल्स आप एक कंपनी का पैन कार्ड भी खुलवा सकते हैं। जनरली जो कंपनी का पैन कार्ड खुलवाते हैं, मान लीजिए मुझे आर्किटेक्चर ओपिनियन पैन कार्ड पे लिखा हुआ चाहिए, शदाब अहमद नहीं लिखा हुआ चाहिए, तो वो जनरली प्राइवेट लिमिटेड वाले करते हैं। प्राइवेट लिमिटेड वाले करते हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड ओनरशिप लेते हैं, ठीक है। ओनरशिप कैटेगरी जो मैंने आपको बताया था वो लेते हैं, वो जनरली करते हैं। इस पैन कार्ड की तरफ वही लोग जाते हैं जो कंपनी का नेम। क्यों? क्योंकि वहाँ पर शेयर होल्डर्स होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, वो चीज़। या फिर कई बार जो है वो जो बिजनेस पार्टनरशिप में जो कर रहे होते हैं, ओनरशिप जिनकी पार्टनरशिप वाली होती है, वो लोग भी कई बार ये वाले पैन कार्ड की तरफ जाते हैं कि एक अलग आइडेंटिटी होनी चाहिए पैन कार्ड की भी। क्यों होनी चाहिए? वो इसलिए ताकि अकाउंट्स मिसमैच नहीं हो। मिसमैच इसलिए, जैसे कि मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो मैंने अपने पर्सनल पैन कार्ड से ही जो है वो करवाया है। मैं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस भी उसी पैन कार्ड पे कर रहा हूँ और अपने ऑफ बिजनेस के एक्सपेंसेस भी उसी पैन कार्ड पे कर रहा हूँ। कोई इशू नहीं होने वाला। सीए जो है ना वो उनको बाइफिकेट करके और दिखा देगा अपने अपने टाइम पर, जब टैक्स भरना होगा तब, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब आप एक अलग से पैन कार्ड बनवा लेते हैं ना उस बिज़नेस के नाम का, तो उससे ये होता है कि एक तो कोई भी अपना पर्सनल एक्सपेंसेस इसमें बिजनेस में नहीं दिखा सकता। मान लीजिए आपका कोई पार्टनर है और ट्रस्टवर्दी नहीं है या ट्रस्टवर्दी है, दोनों ही केस में लीगली वो पैन कार्ड तभी यूज़ करेगा जब वो बिज़नेस के पर्पज़ से यूज़ कर रहा है या बिज़नेस के लिए खर्च कर रहा है, ठीक है। अपने पर्सनल पैन कार्ड को उसमें नहीं मिलाएगा। मेरे में क्या है, मेरे में पर्सनल और वो दोनों सेम ही एक्ट कर रहे हैं पैन कार्ड। सोल प्रोप्राइटरशिप में बेटर यही रहता है। इसमें क्या है ना, बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। आपको बिजनेस के पर्सपेक्टिव से आपको ये यूज़ करना है, आपको टैक्स देखना पड़ेगा, आपको हर चीज़ की बुक कीपिंग करनी पड़ती है, हर एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है। इसमें बहुत ज़्यादा घिच-पिच हो जाता है, क्योंकि आप शुरू में अगर इन सब चीज़ों में फँसने बैठोगे ना तो बिज़नेस कब रन करोगे। इसलिए लोग अक्सर अपना ही जो पर्सनल पैन कार्ड है ना उसी के थ्रू आगे बढ़ जाते हैं। जीएसटी में जो है, जब जीएसटी आप करने जाएंगे तो आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो काम आता है, ठीक है। दूसरा, आपसे जो है वो बिज़नेस जहाँ पे आप करने वाले हैं उसका प्रूफ चाहिए होगा। अब मान लीजिए कि मैं अपने घर में कर रहा हूँ, बहुत लोग अपने घर के अंदर करते हैं, तो वहाँ पर वो दो चीज़ दे सकते हैं। अगर खुद का घर है, पेरेंट्स का घर है, तो कंसेंट लेटर दे सकते हैं। कंसेंट लेटर क्या होता है, नोटरी शॉप पे आप जाके बनवा सकते हैं। कंसेंट लेटर ये बताता है कि मेरे ही पेरेंट्स का है, मैं कोई फीस नहीं दे रहा, कोई रेंट नहीं दे रहा इनको, मेरे ही पेरेंट्स का है, मैं अपने उसमें एक रूम लेके फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे या कोई भी एक पर्टिकुलर रूम लेके उसमें बिजनेस खोल रहा हूँ। ये हो गया कंसेंट लेटर। अगर आप कंसेंट लेटर या पेरेंट्स वाली जगह पे नहीं रह रहे तो आप रेंट एग्रीमेंट दिखा सकते हैं कि बिजनेस प्रूफ के तौर पर कि आपने बिजनेस यहाँ खोला है, ये उसका रेंट एग्रीमेंट है, तो आप रेंट एग्रीमेंट को जो है वो प्रूफ ऐसे दिखा सकते हैं। थर्ड वन जो आता है वो है कि अगर आपका खुद का ही है तब आप सेल डीड दिखा सकते हैं। खुद के नाम का है तो सेल डीड, मतलब जो आपने खरीदा होगा ना, परचेज, वो दिखाना होगा। और उसके इसमें आपको टैक्सेशन भी दिखाना पड़ता है कि आप बिल्डिंग का टैक्स हर साल भरते हैं, वो भी आपको एज ए प्रूफ दिखाना पड़ता है। उसके बाद आपको जीएसटी जब आप लेते हैं तब आपको, जब आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको फोटोग्राफ भी चाहिए होता है अपने बिजनेस का, कि किस तरीके का लोकेशन है और क्या सेटअप आपने कर रखा है बिजनेस के लिए, उसकी फोटोग्राफ देनी पड़ती है। इसलिए मैंने कहा जीएसटी ही उनके लिए मैंडेटरी हो जाता है जो 20 लाख से ज़्यादा वाले हैं, तो उनके पास ये सारे सेटअप्स होते हैं। 20
लाख से अगर आप कम ही अर्न करने वाले हैं तब तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना ही नहीं चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। फ्लेक्स बोर्ड जो मैंने आपको दिखाया था वीडियो के शुरुआत में, आगे ओपिनियन लिखा हुआ, वो फ्लेक्स बोर्ड आपको दिखाना पड़ता है कि हाँ भाई एक बोर्ड है लगा हुआ, वो आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद जीएसटी जब आपका बन जाता है, जब आपको जीएसटी नंबर मिल जाता है, तब आपको 45 डेज के अंदर अंदर उससे एक अकाउंट लिंक करवाना पड़ता है। अकाउंट कौन सा? सेविंग नहीं, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में फ़र्क क्या होता है? सेविंग अकाउंट का मतलब ये सेव करना, पैसे सेव कर रहे हैं, ऑल्दो हम उन्हीं पैसों से खर्च करते हैं रोज़ के बेस पे, लेकिन बिजनेस के टर्म्स में हमें जो पैसे खर्च करने होते हैं वो करंट अकाउंट से करने होते हैं, सेविंग अकाउंट से नहीं करने होते। और ऑल्दो क्योंकि आप 20 लाख से ज़्यादा कमाने वाले हो या कमा रहे हो तभी आप जीएसटी ले रहे हो, तो आपको जो है वो करंट अकाउंट वैसे भी खुलवाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब जीएसटी लेते हैं तो जीएसटी से सिर्फ करंट अकाउंट लिंक होता है। अगर आपने करंट अकाउंट लिंक नहीं करवाया 45 डेज़ के अंदर अंदर, तो आपका जीएसटी फिर से रद्द हो जाएगा और फिर से आपको एप्लीकेशन दोबारा रीअप्लाई करना पड़ेगा। तो करंट अकाउंट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जब करंट अकाउंट आप कैसे अप्लाई करेंगे? करंट अकाउंट के लिए आप किसी भी बैंक में चले जाइए, चाहे आपका अकाउंट हो चाहे नहीं हो, उनसे बोलिए मुझे करंट अकाउंट खुलवाना है। करंट अकाउंट जो है वो जीरो अकाउंट भी खुलता है, 10,000 पे भी खुलता है, 50,000 पे भी खुलता है, 1 लाख पे भी, 5 लाख पे भी खुलता है। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी आप 50,000 वाले पे खुलवाइए। 50,000 मतलब कि आपको ऑन एन एवरेज 50,000 जो है वो एवरेज मंथली बैलेंस दिखाना पड़ेगा, मतलब क्वार्टरली जो है वो आपको 50,000 आपके अकाउंट में रहने चाहिए, मिनिमम अमाउंट उतना रहना चाहिए, वो आपको शोकेस करना पड़ेगा, ठीक है। जीरो अकाउंट और 10,000 वाला जो अकाउंट है ना, उसकी मैंडेटरी जो है ना, उसकी जो मान्यता है वो उतनी नहीं रहती। जब आप लोन लेने जाएंगे या कोई भी अदर जगह क्लेम कर रहे हैं तब उतनी मान्यता नहीं रहती। तो इसके साथ ही आपका जीएसटी भी खुल जाएगा, करंट अकाउंट भी खुल जाएगा, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको मंथली जो है वो अपने सीए से या अकाउंटेंट से बोल के जीएसटी पे करवाना है। इस चीज़ का आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है वो है शॉप एक्ट। शॉप एक्ट क्या है? शॉप एक्ट भी आप चाहें तो लाइसेंस ले सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई कमर्शियल जगह पे अपनी बिल्डिंग ले रखी है, घर के अंदर नहीं ले रखा, कमर्शियल जगह पर ले रखा है ना। कमर्शियल जगह पे किसी मॉल के अंदर एक ऑफिस ले रखा है, स्टूडियो बना रखा है, तो आप शॉप एक्ट ज़रूर ले लीजिए। उससे क्या होगा? उससे आप इंश्योरेंस ले पाएंगे अपने शॉप पे, अपने बिजनेस का इंश्योरेंस ले पाएंगे। कल को मान लीजिए आग लग गया, कोई भी मिस हैपनिंग हो गई, तो आपको इंश्योरेंस क्लेम हो पाएगा, आपको पैसा सीधा सीधा मिल जाएगा, है ना। तो शॉप एक्ट आपको लेना वहाँ पर मैंडेटरी हो जाता है। जब आप कोई कमर्शियल जगह पे कोई स्पेस लेते हैं और वहाँ पर अपना स्टूडियो खोलते हैं या कोई भी अदर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको शॉप एक्ट जो है वो लेना पड़ेगा, लाइसेंस उसका लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक लास्ट सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं जो कि है डीएससी। डीएससी का फुल फॉर्म है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। इसमें क्या होता है? जब आप किसी भी शोरूम में जाके जब कोई चीज़ परचेज करते हो, आप देखते हो आपको प्रिंटेड बिल मिलता है, तो वहाँ पर साइन की ज़रूरत नहीं होती। आप जब साइन की जगह पढ़ोगे ना, वहाँ पे लिखा होता है दिस बिल डज नॉट रिक्वायर्ड एनी सिग्नेचर, एनी फिजिकल सिग्नेचर, ऐसा लिखा हुआ होता है ना। मतलब कि वो डीएससी से सर्टिफाइड है। डीएससी क्या होता है? डीएससी एक एनुअल सब्सक्रिप्शन होता है जो कि आपको खरीदना पड़ता है, एनुअली आपको पे करना पड़ता है। वो क्या होता है? जब आप कोई बिल जनरेट करवा रहे हैं, ऑनलाइन ही जनरेट करवा रहे हैं, जहाँ पे फिजिकल साइन की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर वो डीएससी आपको सिग्नेचर दिखाना पड़ेगा। यही सेम चीज़ जब आप जीएसटी के लिए भी अप्लाई करते हैं, तब आपको बिजनेस का मोहर दिखाना पड़ता है या फिर डीएससी मतलब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। पहले के लोग क्या करते थे? मोहर लगवा देते थे। तो आप चाहे तो आप मोहर भी खरीद सकते हैं, 100-150 का आता है वो मोहर जो आता है, मोहर कर सकते हैं, उस पर अपना साइन कर दीजिए तो वो भी कंसिडर्ड हो जाएगा। या फिर डीएससी ले लीजिए, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ले लीजिए, तो वो भी कंसिडर हो जाता है कि आपके बिजनेस का सिग्नेचर है ये, ठीक है। मतलब आपके बिजनेस का एक सिग्नेचर तो होना चाहिए, आइदर थप्पा और आइदर सर्टिफिकेट डिजिटल वाला, ठीक है, डिजिटल या फिर फिजिकल। अब ये चीज़ याद रखिए, जब आप जीएसटी खुलवाएंगे तो जीएसटी का ही सारा मेन खेल होता है। जीएसटी खुलवाते वक्त जब आप बिल बनाते हैं, किसी को बिल देते हैं, तो वहाँ पे एचएसएन कोड जो है वो टाइप करना मैंडेटरी होता है। एचएसएन कोड क्या है? कोई भी सर्विस या कोई भी गुड्स जो है ना, वो गवर्नमेंट ने एक कैटेगरी में डाल रखी है कि मान लीजिए अगर आप साबुन बेच रहे हैं तो कोई गुड्स बेच रहे हैं, तो ना उसका जो है ना पर्टिकुलर एक कोड बना रखा है कि ये उसका कोड है। वैसे ही जब आप एक आर्किटेक्चर सर्विस दे रहे हैं, प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं ना, तो उसका भी एक कोड है कि ये उसका कोड है। ये कोड आप हमेशा लिख के दीजिएगा ताकि उनको समझ में आ जाए कि वो ये वाली सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस तो एक अलग चीज़ होगा कि आप कंसल्टेंसी दे रहे हैं, लेकिन कंसल्टेंसी में कौन सी कंसल्टेंसी दे रहे हैं वो उस कोड से पता चलता है कि आपने उस कोड का बिल बनाया है, ठीक है। तो वो कोड आपको एचएसएन कोड जो है वो गूगल पे आप टाइप करोगे तो आपको एचएसएन कोड देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पता कर सकते। तो आई होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा। और ये हम पूरी सीरीज़ चला रहे हैं। अभी मैं आगे चल के और वीडियोस बनाऊंगा जिस पे हम बिज़नेस के ऊपर बात करेंगे कि कैसे स्टाफ को देखते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारे आर्किटेक्ट्स होते हैं जिनके स्टाफ भागते रहते हैं, वो हर बार उनको सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं, चले जाते हैं। तो कैसे करना होता है, तो बिज़नेस की हम पूरी एक हायरार्की, पूरी एक सीरीज़ लेंगे। सच सच बताइए,
कि क्या आप आर्किटेक्चर फील्ड से रिलेट करते हैं या आर्किटेक्चर की पढ़ाई पढ़ रहे हैं और फिर भी आप एक अकेले प्रोजेक्ट को, अगर मैं रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट की बात करूं, एक अकेले प्रोजेक्ट को ए से लेके जेड तक कंप्लीट ड्राइंग अकेले खुद से नहीं बना सकते, उसका आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि कॉलेज वाले ये चीज नहीं सिखाते, ए से लेके जेड तक की हायरार्की नहीं सिखाते, कैसे बनाते हैं वो नहीं सिखाते। इंटर्नशिप में भी जाएंगे तो आपको कोई एक ही चीज बार बार करवाई जाएगी, या तो सिर्फ 3D बनवाना करवाया जाएगा या कोई प्लानिंग ही बार बार करवाई जाएगी, लेकिन वो कंप्लीट हायरार्की, वो कंप्लीट ड्राइंग्स की डिटेलिंग कंसेप्ट कोई नहीं सिखाता। सो हियर वी गाइस, बीइंग एन आर्किटेक्ट, आई मेड दिस कोर्स। ट्रस्ट मी, ये एक अकेला पूरे इंडिया का अकेला एक ऐसा कोर्स है जहां पर मैंने आर्किटेक्चर से रिलेटेड बात की है कि एक आर्किटेक्ट की थॉटफुलनेस कैसी होनी चाहिए, एक आर्किटेक्ट का थॉट कैसा होना चाहिए डिजाइन करते वक्त। इंजीनियरिंग की कोर्स लेने जाओ तो वहां पर सिर्फ टेक्निकल बातें होती हैं, इंटीरियर की कोर्स लेने जाओ तो वहां पर सिर्फ इंटीरियर डिजाइनिंग की बात होती है। आर्किटेक्ट के लिए एक अकेला एक ऐसा कोर्स नहीं है आज तक की डेट में। एंड ट्रस्ट मी, इस कोर्स में मैंने आपको ए से लेके जेड तक की चीजें बताई हैं। एक प्रोजेक्ट के, क्या आप अकेले एक प्रोजेक्ट के विद इन अ मिनट 10-10 वेरिएशंस दिखा सकते हो? मतलब 10-10 तरीके के एलिवेशंस दिखा सकते हो? नहीं, महीनों लग जाएंगे, महीनों लग जाएंगे, साल लग जाएंगे। अगर आप 10, 100 या 200 की अगर बात की जाए कि 200 वैरायटी दिखाओ मुझे एक ही प्रोजेक्ट के, इस कोर्स में ये चीज पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ एआई टूल। कैसे आपको कंसेप्ट बनाना है, कैसे आपको फास्ट पेस पे प्लानिंग करना है। एक ही प्लानिंग 6-6 महीने तक करोगे तो दूसरा प्रोजेक्ट लेने कब जाओगे? अगर आपका खुद का बिजनेस है तो दूसरा प्रोजेक्ट लेने कब जाओगे? सोचने वाली बात है। तो फास्ट पेस पे प्लानिंग कैसे करें, कैसे हमारे बीम का जो डेप्थ है वो इतना ही होना चाहिए, 450 ही होना चाहिए, 300 ही होना चाहिए, 600 ही होना चाहिए, कैसे पता चलता है? कैसे आप वो आर्किटेक्ट वाली अंडरस्टैंडिंग रखोगे? प्लम्बिंग लेआउट में सॉइल पाइप इधर होनी चाहिए और ड्रेन पाइप जो है वो राइट हैंड साइड में होनी चाहिए, ये इंटर स्विच क्यों नहीं हो सकती, ये कौन बताएगा? फर्नीचर लेआउट में हम सोफे को इधर ही रखें, उस साइड क्यों नहीं रखें, ये कैसे पता चलेगा? हर एक चीज डिटेल में इस कोर्स के अंदर 20 घंटे का ये कोर्स है। इस कोर्स में हर एक चीज डिटेल में बताइए। पहले हाथ से बना के बताया है कि ये चीज यहां क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हाथ में जो क्लैरिटी रहती है ना, वो ऑप्शंस रहते हैं कि ये यहां पर क्यों नहीं है, वहां पर क्यों है, वहां पर क्यों होना चाहिए, यहां पर क्यों नहीं, वो हर एक चीज बताइए। उसके बाद उसी सेम चीज को टेक्निकल ड्राइंग में कैसे बनाया जाए, कैसे स्ट्रक्चर की ड्राइंग बनाई जाए, कैसे इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग बनाई जाए, पढ़ी जाए, HVAC की ड्राइंग, प्लम्बिंग की ड्राइंग, प्लम्बिंग लेआउट, हर एक चीज डिटेल में बताया है। कैसे आप अपने फोल्डर को ऑर्गेनाइज करते हो, कैसे आप एलिवेशंस बनाते हो, कैसे आप AI टूल 2023 के अंदर यूज में लेते हो, हर एक चीज इन डेप्थ इन डिटेल बताया है। नीचे दिए हुए लर्न मोर बटन पे क्लिक कीजिए और अभी मेरे इस कोर्स को एनरोल कीजिए और आपको हर एक चीज डिटेल में पता चलेगी। एंड ट्रस्ट मी, मैं कोई एड एक्सपर्ट नहीं हूं जो बैठ के एड बनाता रहूं। बाय प्रोफेशन मैं खुद एक आर्किटेक्ट हूं एंड आई नो द रियल पेन, कि स्टूडेंट्स को क्या पेन फील होता था, मुझे खुद को क्या पेन फील हुआ। 3-3 साल 4-4 साल लग जाते हैं एक हायरार्की पता करने में कि एक घर को बनाने के लिए ए से लेकर जेड तक कौन कौन सी ड्राइंग लगती है, कहां कहां पर लगती है, कौन से स्टेजेस में लगती है, कैसे बनाया जाता है, कैसे कंसेप्ट की क्लैरिटी रखे, वो हर एक चीज आपको एक अकेले कोर्स में मिलेगा। नीचे दिया हुआ है लर्न मोर का बटन, 1699 का आपको इस कोर्स का प्राइस देखने को मिलेगा। एंड जाइए जाके अभी एनरोल कीजिए, क्योंकि ये कोई ऑनलाइन रैंडम कोर्स नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूं आर्किटेक्चर से रिलेटेड।